नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी आपको प्रत्येक इस बुलेटिन में देते हैं। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं बादरा आसपास खबरों से। फिर बात करेंगे दोस्तों एक राजस्थान की जो स्कीम है 10,000 संविदा कर्मियों को जो नियमित किया गया और उससे पहले भी घोषणा की गई थी। और हम आज तुलना करेंगे दोस्तों अग्निवीर योजना की और अशोक गहलोत की इस 10,000 संविदा कर्मियों को रखने की, नियमित करने की जो योजना है इसकी। दोस्तों, इससे पहले हम बात करें आसपास खबरों की तो दोस्तों कल 6 नवंबर को कुमार समाज की बादरा में धर्मशाला का भवन का उद्घाटन होगा और इस उद्घाटन कार्यक्रम में दूर दराज के समाज के गणमान्य जन पहुंचेंगे, जिसमें 11 बजे जो उद्घाटन समारोह होगा इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा मुख्य अतिथि की भूमिका में होंगे। पूर्व राज्य मंत्री शांतिलाल लिम्बा और पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा के अशोक वर्मा भी इस अवसर पर पधारेंगे। आईएएस विजय सिंह किरोड़ीवाल भी इस अवसर पर पहुंचेंगे। और दोस्तों, एसबीआई एजीएम के वीरेंद्र सिंह गासोलिया होंगे और इसके अलावा आरएस राजेंद्र लकेसर, तहसीलदार हरीश टाक, सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट मोहन सिंह नानवाल और हरियाणा के कई अन्य एडवोकेट भी पहुंचेंगे, अन्य गणमान्य भी पहुंचेंगे और जयपुर हाईकोर्ट के वकील सुरेंद्र लामा भी दोस्तों इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। और अध्यक्ष कुमार समाज धर्मशाला निर्माण प्रबंधन समिति के नरेश नोखवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। और दोस्तों, बादरा क्षेत्र की भी अनेक कुमार समाज की शख्सियतें इस कार्यक्रम में भाग लेगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो धरना प्रदर्शन का दौर बादरा में जारी है और विधायक बलवान पूनिया भी जयपुर में अपने आवास के आगे धरना प्रदर्शन करके आज बैठे हैं। लगातार दूसरा दिन आज हुआ है। तो क्या इस धरना प्रदर्शन के बाद में कोई वार्ता भी होगी? जो मांग उन्होंने सिंचाई से टेल तक के आखिरी खेत तक पानी पहुँचे और ये जो फसल बीमा क्लेम है 2020 का और 21 का रबी और खरीफ फसलों का, दोस्तों इन दो मांगों को लेकर विधायक महोदय स्वयं जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और 9 नवंबर को घोषणा कर चुके हैं। जो रामगढ़ में दोस्तों पूर्व में चक्का जाम हुआ था सिंचाई पानी को लेकर, संयुक्त किसान संघर्ष समिति नौर और भादरा के किसानों का 9 नवंबर को फिर से चक्का जाम होने जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कहीं तो चर्चाएं हैं दोस्तों कि भादरा विधायक अब समझ चुके हैं कि धरना प्रदर्शन के बगैर उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि धरना प्रदेश की बिना पर ही दोस्तों वो क्षेत्र में विधायक के पद तक पहुंचे हैं और अगर उनसे ही दूर हो जाएंगे। और उन्होंने पहले भी अपने भाषणों में दोस्तों कई बार कहा भी है कि मेरे धरना प्रदर्शन वाले हथियार से मुझे कोई नहीं मार सकता और वो मेरी जगह ले सकता है जो मेरे से ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला हो। ऐसे अनेक संबोधन बलवान पूनिया ने दिए, लेकिन अब जब विपक्ष उनसे कहीं अधिक दौड़ने लगा है और उनकी तरह धरना प्रदर्शन करने लगा है और दरियां बिछाकर जन समस्याओं के रूप में लोगों के साथ खड़ा नज़र आने लगा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं घबराहट होनी स्वाभाविक बनती है। और इसी घबराहट के चलते उनको समझ नहीं आ रहा कि वो राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक है जिसका वो खुद बखान कर चुके हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य भी है कि वो ताकतवर विधायक तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से तबादला नीतियों का बादरा विधानसभा क्षेत्र में एक बदला वाली राजनीतिक है दोस्तों। एक एक महीने में 3 ट्रांसफर एक कर्मचारी के, इससे ज़्यादा और तबादला नीति का फायदा कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि क्या उठा सकता है?
अमूमन भादरा में देखें तो सैकड़ों ऐसे स्थानांतरण हैं दोस्तों, जो 100 से अधिक संख्या है उनकी, जिनके एक वर्ष में 4 बार तबादले हुए हैं एक कर्मचारी के। तो ये स्थितियां हैं भादरा में तबादला उद्योग की। और तबादला उद्योग भी इसका कोई समय सीमा नहीं है। अभी भी तबादले नियम विरुद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अभी भी बदस्तूर जारी है। और कर्मचारी द्वारा दोस्तों धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, रैलियां भी निकाली जा चुकी है, विरोध प्रदर्शन भी किया जा चुका है कि ये धरना प्रदर्शन जो बदले की भावनाओं से हो रहा है वो बंद होना चाहिए। तो बलवान पूनिया जो राजनीति दोस्तों कर रहे थे विकास से हटकर, अब वो राजनीति कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन होना शुरू हो चुका है। और जहां भी देखे आप धरना प्रदर्शन, परेशान लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो ये स्थिति है और चुनाव नज़दीक है, राजस्थान सरकार डावाडोल है, खुद अशोक गहलोत एक प्रकार से विचलित है और इस प्रकार से भ्रमजाल में फंसे हैं कि उनकी भी कुर्सी कहीं बचेगी या 2023 के चुनाव से पहले कुर्बान हो जाएगी। दोस्तों कांग्रेस में आपसी घमासान है, एक दूसरे नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में विकास के पथ से, विकास की लीक से हट चुकी है राजस्थान कांग्रेस। और जो दोस्तों हम बात करें 10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने की, जो दीपावली का तोहफा अशोक गहलोत सरकार ने दिया था, बड़े बड़े विज्ञापन भी इसको लेकर प्रिंट मीडिया में जारी किए गए थे। और 16,900 रुपये सैलरी दोस्तों इसमें उन संविदा कर्मियों को शिक्षक के रूप में लिया जा रहा है। और दोस्तों इन शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खोले गए थे, पूर्व की घोषणा थी, उनमें स्कूल तो खोल दिए गए, अंग्रेजी माध्यम बना दिए गए, बहुत से हिंदी मीडियम कन्या विद्यालयों को बंद कर दिया गया, उनके स्थान पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए, लेकिन उनमें इंग्लिश के अध्यापक है नहीं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल वो कैसे हुए दोस्तों, ये बहुत बड़े सवाल है जो लोगों द्वारा अब उठाए जा रहे हैं। और इसका दोस्तों कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आनन फानन में जो अशोक गहलोत सरकार ने नीति बनाई कि इन स्कूलों की जो पूर्व में घोषणा थी, जिसकी वाहवाही सरकार और प्रत्येक विधायक लूट चुके हैं, उस वाहवाही को अब कैसे सेटल करें। तो इसमें अंग्रेजी माध्यम के जो 10,000 शिक्षकों को नियमित किया जा रहा है, संविदा कर्मियों को दोस्तों 16,900 रुपये देकर, क्या 16,900 रुपये में एक शिक्षक अपना परिवार चला सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। ये वही कांग्रेस है दोस्तों जिन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध किया था। वो अग्निवीर योजना जो मात्र 4 वर्षों के लिए सेंटर द्वारा आर्मी के लिए निकाली गई थी, और वहाँ 30,000 से 40,000 तक की सैलरी भी थी। और कुल पैकेज अगर देखें तो लगभग 23 लाख रुपए एक अग्निवीर 4 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में अपने घर लेकर जाता है। तो क्या 23 लाख की राशि कम है? और क्या उनकी प्रथम सैलरी मैं दोस्तों आपको बताऊं तो 28,000, जो कि 9,000 करीब सेवानिधि फंड में जमा होते हैं, जो उनको बाद में मिलते हैं, वो कटकर उनको 21,000 मिलती है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की 16,900 सैलरी से क्या ये 21,000 कहीं बेटर नहीं था? और दोस्तों दूसरे साल यहाँ 33,000 सैलरी और उनके 9,900 रुपये कटकर उनको 23,100 मिलना, क्या ये अशोक गहलोत की इस सैलरी से बेटर नहीं है? और तीसरे साल दोस्तों उनकी सैलरी 36,500 और 10,950 कटकर उनको 25,500 रुपये हर महीने मिलेगी। और चौथे वर्ष उनकी जो सैलरी है वो 40,000 करीब कट कर उनको 12,000 कट कर 28,000 रुपये हर माह मिलेगी। और जो कटे हुए रुपए है करीब 5,02,000 के करीब जो सेवानिधि फंड में जमा होती है, उतने ही सरकार मिलाकर उनको 10,04,000 रुपये रिटायरमेंट पर 4 साल के बाद उनको देगी। और उनकी सैलरी के मिला के करीब उनको 23 लाख का एक पैकेज 4 साल में मिलता है। तो अशोक गहलोत सरकार की ये जो 16,900 की सैलरी है और 9 वर्ष के बाद उनकी सैलरी बढ़ेगी 29,600 रुपये। तो दोस्तों एक शिक्षक को 16,000 में
9-10 वर्ष गुजारना, क्या ये वाजिब है और क्या ये संभव है? क्या वो ईमानदारी से नौकरी कर पाएगा? क्या वो पूरा रिजल्ट देगा पाएगा? क्या शिक्षा का स्तर वो सुधार पाएगा? इंग्लिश मीडियम का स्तर सुधार पाएगा या फिर फजीयत होगी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की? क्योंकि वहाँ कोई भी शिक्षक 16,900 रुपये लेकर किस प्रकार से प्रचंड मेहनत करके जो बच्चे हैं उनको तैयार कर सकता है और उन बच्चों को बहुत शानदार तरीके से शिक्षा अंग्रेजी की दे सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं और जो उससे पहले भी 30,000 सुविधा कर्मियों को अभी नियमित किया है दोस्तों, उनकी भी आप सैलरी सुनेंगे अशोक गहलोत सरकार में, तो उन्हें 10,400 वेतन मिलता है। अभी 10,400 वेतन मिलेगा उनको और 9 वर्ष के बाद उनको 18,500 वेतन मिलेगा। तो क्या 10,400 के वेतन से दोस्तों कोई कर्मचारी अपना घर चला लेगा और वो ईमानदारी से काम कर लेगा? दोस्तों, आज के समय में जहां राजस्थान में सबसे महंगी बिजली 8-8, 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के तो बिजली के बिल आते हैं, तो फिर वो खाएंगे क्या? पानी का बिल कैसे भरेंगे और सब्जी कैसे लाएंगे? आटा, राशन, चाल, दावल कैसे लाएंगे? उनकी किचन में, उनकी रसोई में उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? उनकी फीस कौन देगा? क्या केजरीवाल सरकार की तरह यहाँ स्कूलों में फीस फ्री है? क्या बिजली फ्री है? दोस्तों, इस प्रकार की सुविधा कर्मियों की नौकरी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते और केजरीवाल की जो स्कीम है फ्री की, रेवड़ियाँ बांटने की, उस पर मोहर नहीं लगा रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं। आज उन्होंने गुजरात में भी घोषणा की है कि हम फ्री बिजली देंगे मार्च में, अगर गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो। लेकिन ये जो सर्वे आए हैं दोस्तों जितने भी, उन्होंने आम आदमी पार्टी की यहाँ सीटें बिल्कुल नहीं दिखाई है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला दिखाया जा रहा है सभी लगभग सर्वे में। तो ये एक प्रकार से लोगों को भरम जाल में फंसाने का और बहलाने फुसलाने का एक फार्मूला होता है दोस्तों। कोई भी सरकार में, एक छोटी सी बात आपको कहूँगा दोस्तों, 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। हम किसी पार्टी की यहाँ वकालत नहीं करेंगे, लेकिन 27 वर्षों से कोई पार्टी विजयी है। एक बार फिर एग्जिट पोल उनको ही विजयी दिखा रहे हैं और क्या वो सरकार बना लेती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने में कामयाब रही है, लोगों को सरकार पसंद आ रही है? दोस्तों, आप ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूँ ही नहीं बन जाती। कोई पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनती है, विश्व की, पूरी दुनिया की, दोस्तों वो ऐसे ही नहीं बनती। उसके पास योजना होती है, योजना का खाका होता है और विकास की योजनाएं होती है और इसको क्रियान्वित करने के लिए दोस्तों उनके पास पर्याप्त रीजन, पर्याप्त संसाधन, पर्याप्त स्कीमें और पर्याप्त लोग और पर्याप्त व्यवस्थाएं होती है, तभी दोस्तों कोई पार्टी आगे बढ़ पाती है। फ्री की रेवड़ी या किसी प्रकार से झूठ से बरगलाना, किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे और इस प्रकार की सुविधा कर्मियों की नौकरी, ये हम बुरी नहीं बता रहे दोस्तों, लेकिन जब अग्निवीर जैसी योजना को कोई पार्टी गलत बताती है तो अग्निवीर के मुकाबले ये योजना कहाँ ठहरती है सरकारी अशोक गहलोत सरकार की? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज 5 दिसंबर को आने वाले को एक बार फिर उपचुनाव की घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश की 2 सीटों के लिए दोस्तों। मैनपुरी जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन पश्चात रिक्त हुई थी, उस सीट पर भी उपचुनाव होंगे 5 दिसंबर को। और एक साथ ही दोस्तों 8 दिसंबर को सभी के नतीजे आने हैं। रामपुर के भी उपचुनाव होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आजम खान को जो एक मामले में हेड स्पीच मामले में 3 साल की सज़ा हुई है, उससे उनकी दोस्तों जो विधायकी थी वो चली गई है रूल के अनुसार। अब यहाँ ये सीट रिक्त हो चुकी है और इस सीट के भी उपचुनाव होंगे।
तो कवायद यहाँ भी चुनाव की चल पड़ी है और अनेकों जगह दोस्तों अभी भी देश में पंचायती राज संस्थाओं के भी, राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश, गुजरात के भी चुनाव हो रहे हैं। हमने आपको बताया जैसा हिमाचल में 12 नवंबर को और गुजरात में 1 दिसंबर को और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 नवंबर को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों। 1930 को आज ही के दिन जन्मे कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह, उनका आज ही के दिन जन्म था। और 1917 को दोस्तों बनारसी दास गुप्ता, ये पूर्व सीएम रह चुकी है हरियाणा के, उनका भी आज ही के दिन 1917 में जन्म था। और 2008 को दोस्तों प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा का आज के दिन निधन हुआ है। और दोस्तों मौसम का मिजाज बताए तो 27 से लगभग 32-33 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर में रहा और देर रात्रि तक भी 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चलेगी। 15 से 20% बादल आसमान में आज रात्रि तक भी छाए रहेंगे। और 6 नवंबर को कल दोस्तों 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 30 से 32 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को और 27 से 30 डिग्री देर शाम को रहने की उम्मीद है। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 100% बादल दिन से लेकर रात्रि तक छाए रहेंगे। और रात्रि को देर शाम को 12 बजे तक भी 23 से 26% डिग्री टेम्परेचर जो है वो रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी। तो ये रहा दोस्तों आज के शाम के 7 बजे का विशेष बुलेटिन। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। और इससे पहले दोस्तों मैं एक और खबर आपको बताऊं तो कल एक बादराम में रक्तदान शिविर लगने जा रहा है और उस रक्तदान शिविर को दोस्तों 6 नवंबर को जो कल लगने जा रहा है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर है। ब्लड बैंक जो विवेकानंद सेवा समिति परिसर में है, उसी ब्लड बैंक में ये शिविर लगेगा। और भारत विकास परिषद की तरफ से दोस्तों तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। स्वर्गीय शंकरलाल महिपाल की स्मृति में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दोस्तों ये शिविर लगाया जा रहा है। इसके अलावा हमने आपको चुनाव के लिए बताया, दिल्ली नगर निगम के भी चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 4 दिसंबर को चुनाव होगा और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। और इसके अलावा 25 नवंबर से राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के भी चुनाव हो रहे हैं और गुजरात के चुनाव भी बताए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षाओं के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।